पिछले क्लास में हम लोग जान रहे थे कि कौन सा जो पीएच का वैल्यू है उसका महत्व हमारे शरीर के अंतर्गत। फिर हम जाने जीव जंतु के काटने या फिर जीव जंतु के स्पर्श करने के अंतर्गत वो सब जान रहे थे कि पीएच का वैल्यू का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। आगे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। कुछ ऐसे हैं जिनके पास एसिड वाला नेचर होता है, आपका अम्लीय स्वभाव उसके पास होते हैं, अम्लीय नेचर का वो होता है। तो वैसे जीव के काटने से भी, जैसे कि आपका है मधुमक्खी। मधुमक्खी एक को बोलते हैं पीला मधुमक्खी। पीला मधुमक्खी इसको हम लोग बोलते हैं इधर की भाषा में, इधर की भाषा में इसको बोला जाता है बिरनी बोलते हैं, बिरनी। और आपका बिच्छू का डंक, सांप का दंश, दंश। ये सब जो है आपका, ये सब जीव भी अपने अंदर एसिड नेचर रखते हैं, अम्लीय स्वभाव रखते हैं। और ये जब स्पर्श करते हैं किसी दूसरे सजीव में, तो ये क्या करते हैं, अपना वाला जो उनका अम्लीय नेचर वाला जो आपका यौगिक है, जो उसके अंतर्गत अम्लीय यौगिक पाया जाता है, उसको ना ये क्या कर देते हैं, दूसरे शरीर में प्रवाहित कर देते हैं, दंश के जरिए, डंक के जरिए, या फिर स्पर्श के जरिए। तो ये आपका क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू को घटा देता है। इनके काटने से पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है। और इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका जलन। इसके कारण देखे होंगे बहुत सारा, मतलब एक जलन उत्पन्न होता है। कभी कभी तो ये जो आपके जो आपका ये इनके अंतर्गत एसिड पदार्थ हैं, इनमें पाया जाता है, याद रखेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, इसी का ना दूसरा नाम आपका है मिथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, मिथेनोइक एसिड, ये पाया जाता है आपका इसमें। तो ये मिथेनोइक एसिड आईपीएक नेम है, फॉर्मिक एसिड आपका जनरल नेम है। तो ये ना पाया जाता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में आने के बाद क्या कर देता है, जलन की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और ये अत्यधिक मात्रा में यदि स्रावित हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए, जैसे सांप के दंश में ज्यादा मात्रा में रहता है, जब इसकी सांद्रता ज्यादा रहती है, तो जब ज्यादा मात्रा में ये प्रवाहित हो जाए या सांद्रित हो जाए, तो ये क्या कर देता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर पीएच को बहुत ज्यादा अनबैलेंस कर देता है, जिसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है सांप के कटने काटने के कारण। ऐसा देखो होंगे, मतलब ये क्या क्या हो जाता है, ब्लड का पीएच वैल्यू को अलग कर देता है, संतुलित कर देता है। ब्लड को ये क्या करना शुरू कर देता है, गाढ़ा करना शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर से ये प्रवाहित होने में दिक्कत आती है। हमारा जो हृदय है, कोष्ठक है, वहां पे जाके ये क्या होता है, ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे पीएच वैल्यू का इफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हो जाएगा आपका पीएच वैल्यू वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है कि कुछ पदार्थों में कौन सा एसिडिक नेचर या कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि इस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हम लोग ना इस प्राकृतिक पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें पहले तो शुगर पाया जाता है, बाद में वो एसिड में बदल जाते हैं। जैसे दूध, पहले शुगर होता है उसमें लैक्टोज नाम का, बाद में वो चेंज होके लैक्टिक एसिड दही के रूप में मिल जाता है हमें। तो कुछ ऐसे हैं जो आपका क्या है कि पहले सुक्रोज रहेंगे, बाद में क्या हो जाएगा, एसिड नेचर में बदल जाएगा, यानी एसिड में बदल जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी मिलेंगे हमें जिसमें पहले एसिड है, बाद में आपका क्या हो जाएगा, बाद में आपका समझ आइए वो फ्रक्टोज ग्लूकोज जैसे सुक्रोज में बदल जाता है। जैसे आम, आम शुरुआती तौर पे आपका खट्टा पदार्थ के रूप में होता है, उसमें ना विटामिन सी की मात्रा रहती है, लेकिन जैसे वो आपका बदलता है तो फिर क्या हो जाता है, विटामिन सी की मात्रा घट जाती है, और उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, फ्रक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज जैसी आपका सुक्रोज उपस्थित हो जाता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये क्या हो जाता है, बदलाव होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन कौन सा एसिड है। इतनी जानकारी हम लोगों को लेना है, कौन से पदार्थ में कौन से एसिड है। तो एक तरफ हम लोग लगाते हैं स्रोत और एक तरफ लिखते हैं अम्ल। एक तरफ स्रोत में ये है कि इसमें जो जो भी पदार्थ है उसको हम स्रोत में लिखते हैं, और एक तरफ इधर लिखते हैं उपस्थित अम्ल।
यानी उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अभी आम का सीजन है तो हम आम से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आम में पाया जाता है आपका मैलोनिक अम्ल। मैलोनिक अम्ल आपका आम में पाया जाता है। उसी तरह आपका है सेव। सेव जो है उसमें पाया जाता है आपका मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल सेव में क्या पाया जाएगा आपका मैलिक अम्ल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है नींबू। इसी में लगा सकते हैं हम लोग नींबू संतरा, या फिर बोल सकता है कच्चा अंगूर। ये तीनों एक साथ लगा देते हैं। नींबू, संतरा और क्या है आपका कच्चा अंगूर। ये ग है कच्चा अंगूर। ये तीनों में क्या पाया जाता है, ये तीनों में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है। आपका क्या है नींबू संतरा या कच्चे अंगूर में ये पाया जाएगा आपका क्या साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका टमाटर। टमाटर, अमरूद और पालक। कुछ कुछ ऐसे एसिड रहेंगे जो लगातार रहेंगे, उसको हम एक साथ लिख लेंगे। टमाटर, अमरूद और पालक। इसको ना ऐसे ये कर देते हैं, इससे पता चलेगा आपको कि कौन सा अम्ल में कौन वाला है। ये आपका ऐसे। नेक्स्ट, टमाटर, अमरूद और पालक ये सब में पाया जाता है, हमारे पास उपस्थित रहता है इन सभी में ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल बोल सकते हैं इसको हम लोग, ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित रहता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग इसी में। दही और इमली। दही, दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। और इसी तरह है आपका इमली। इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। इमली में आपका ये पाया जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट कर सकते हैं। आम, सेब, नींबू, संतरा, कच्चा अंगूर, टमाटर, अमरूद, पालक, दही, इमली, इतने पदार्थ के बारे में हमने जाना। आगे चलते हैं हम लोग। एक तरफ लगाते हैं स्रोत, एक तरफ हम लोग लगाते हैं उपस्थित अम्ल। उपस्थित अम्ल। इधर आते हैं अब आपका आगे घास के पत्ते। तो जो घास के पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है आपका बेंजोइक अम्ल। क्या पाया जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। फिर इसी तरह आपका है हमारे पास एक फल है केला। इंस्टेंट एनर्जी देने के मामले में केला को सर्वोत्तम माना जाता है। ये ना तुरंत आपका क्या है फ्रक्टोज देता है हमें। इसमें उपस्थित भी रहता है आपका फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12, बहुत सारे पोषक तत्वों से ये भरपूर है, इसलिए ज़्यादा ना एक्टिव करता है। ये हमारे बॉडी को तुरंत चार्ज करता है, तुरंत सक्रिय करता है, और ये हमारे बॉडी को देता है बहुत सारे पोषक तत्व। उसमें से आपका एक केला में उपस्थित पाया जाता है आपका फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल को इसलिए भी जाना जाता है कि ये फॉलिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर के अंतर्गत जो उपस्थित है आपका मेलानिन, उसके लेवल को भी घटाता है। इसीलिए केला खाने से लोग थोड़े थोड़े ऐसे गोरे दिखते हैं, ऐसा मतलब इसमें केमिकल जो आपका फॉलिक अम्ल है, अम्ल वाला, वो ना मेलोनिक सॉरी हमारे अंदर जो आपका है मेलानिन, उसके स्तर को क्या करता है आपका कम करता है। तो केला हो गया फॉलिक अम्ल। फिर जैसे मानव मूत्र, यहाँ पे आ जाता है कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है आपका यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। यही यूरिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो यदि आपका क्या हो जाए, ज्यादा शरीर में जमा हो जाए। लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड ये दोनों, लैक्टिक एसिड का जमाव भी हमारे जो आपके जोड़ वाले जो हमारे शरीर के जोड़ वाले अंग है वहां पे जमा हो जाए, और यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ जाए, तो क्या हो जाता है दर्द उत्पन्न शुरू हो जाता है। यानी यूरिक एसिड का लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, दर्द उत्पन्न शुरू हो जाता है। तो ये आपका यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है। उसी तरह अगला है घोड़े का मूत्र। तो घोड़े का मूत्र में जो पाया जाता है वो ह्यूपरिक अम्ल है। ह्यूपरिक अम्ल ये पाया जाता है घोड़े के मूत्र में।
आगे हम लोग जानेंगे आपका सिरका। सिरका या गन्ने का रस। गन्ने का रस। सिरका और गन्ने के रस में क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, लेकिन ये कमजोर एसिड होता है। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसको ना सिरका को विनेगार भी लिखा रहता है, विनेगार इन इंग्लिश में, विनेगार। तो हम लोग याद रखेंगे विनेगार, सिरका या गन्ने का रस में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। उसी तरह हमारा अमाशय यानी जठर रस जो है, हम लोग पढ़े हैं पहले भी। जठर रस में कौन सा अम्ल रहता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आपका क्या? हमारे जठर रस में। तो ये आपका इतना है, इसको ना हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ फिर हम स्रोत लगाते हैं आपका, और दूसरे तरफ आपका लगाते हैं उपस्थित अम्ल। उपस्थित अम्ल, इतनी जानकारी हमें लेना है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, यानी जो आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद कुछ ही करना है, सारे का सारा याद नहीं करना है, लेकिन जानकारी हमें सबका रखना है। एग्जाम में कभी कभी ऐसी चीजें पूछ लिया जाता है आपसे कि जो हम जिस चीज को याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में वही आ जाता है, और जिसको हमने याद किया वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो ऐसे हम लोग इस व्यू से भी पढ़ेंगे। तो आगे स्रोत में आते हैं हम लोग, वो है आपका पेय पदार्थ। पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है कोक पेप्सी, जैसे आपका जो पीने वाले पदार्थ है कोक पेप्सी ये सब। तो इसमें पाया जाता है आपका कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल ये पाया जाता है आपका पेय पदार्थ में। उसी तरह आपका है मक्खन। मक्खन। मक्खन में आपका पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक अम्ल ये आपका मक्खन में पाया जाता है। चाय में भी एसिड पाया जाता है, आप देखिएगा चाय आपका एसिडिक नेचर का होता है। चाय में हम लोग पढ़े थे, चाय का पीएच वैल्यू उधर, तो एसिडिक नेचर का है। तो चाय में ना टैनिक अम्ल पाया जाता है, जिसको ना रसायन के रूप में हम लोग टैनिन बोलते हैं। टैनिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है? टैनिन हो जाता है। तो ये आपका चाय का ये है, चाय में उपस्थित आपका एसिड है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जैव वसा में देखिए, जैव वसा वाला जो होता है ना, वसा में ज्यादातर गिल्सरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गिल्सरिक एसिड। लेकिन जैव वसा जो होता है आपका, जैव वाला जो वसा होगा उसमें जो पाया जाएगा वो अलग अलग पाया जाता है आपका। इसमें आपका पाया जाता है जैव वसा में आपका आ जाएगा पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल। फिर इसमें पाया जाता है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल। फिर पाया जाता है स्टेरिक अम्ल। अस्टेरिक अम्ल। ये सारे अम्ल ना इसमें पाए जाते हैं, किसमें? जैव वसा में ये सारे अम्ल पाए जाते हैं। उसी तरह आपका है चीड़ का, चीड़ का पौधा। तो जो चीड़ का पौधा है उसमें पाया जाता है सैलिसैलिक अम्ल। सैलिसैलिक अम्ल। चीड़ के पौधे में पाया जाएगा आपका क्या? सैलिसैलिक अम्ल। चीड़ का पौधा हो गया। आगे बैटरी का पानी। बैटरी का पानी, इसमें आपका पाया जाएगा सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी के पानी में क्या पाया जाएगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यही वाला जो है ना, यहाँ पे जो बैटरी में पाया जाता है वो है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है? इसकी सांद्रता कम है, यानी गाढ़ापन इसमें कम है, ये आपका डाइल्यूट है। यही वाला यदि आपका कॉन्क में आ जाएगा, यही वाला किस में आ जाएगा आपका? यदि कॉन्क में आ जाए तो कॉन्क वाला जो आपका हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं तेजाब। तो तेजाब जो बनता है वो भी किससे बनता है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बनता है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा हम लोग गाढ़ा घोल बनाते हैं इसका, जिसकी सांद्रता ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कौन का आपका लग जाएगा इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तेजाब बना लेता है। फिर इसी के आगे हम लोग जैसे ये हो गया आपका
इसी तरह एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया आपका क्या है? एक्वा रेजिया आपका ये केमिकल का मिश्रण है। दो केमिकल को मिला के हम बनाते हैं एक्वा रेजिया। दो केमिकल को आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया में किसका किसका मिश्रण रहता है? 3HCl और 1HNO3, 3HCl प्लस 1HNO3, यानी आपका इसमें पाया जाएगा 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक भाग आपका नाइट्रिक अम्ल होगा, 3 हाइड्रोक्लोरिक और आपका एक नाइट्रिक भाग, यानी एक वाला जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे जो बनता है आपका एक, ये नाइट्रिक वाला एसिड से जो आपका बनता है वो बनता है आपका एक्वा रेजिया। तो इतना ये सब है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सांप, बिच्छू, मधुमक्खी, पीला मधुमक्खी, पीला मधुमक्खी, पीला मधुमक्खी और साथ ही साथ नेटल, ये सारे जो आपके पौधे और जीव हैं इन सब में पाया जाता है आपका एक एसिड जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीएक भाषा में मेथेनोइक अम्ल। इनको बोला जाता है आपका मेथेनोइक अम्ल। तो इतना तक हम लोग क्या करेंगे, ये स्रोत को याद रखेंगे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसमें से हम इंडिकेट कर लेते हैं एग्जाम के व्यू से, यदि हम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहें तो एक एक करके देखिए यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नींबू, संतरा और कच्चा अंगूर वाला, और वही टमाटर वाला आपका रहेगा दही, इमली, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग खासकर ज़्यादा याद रखेंगे। घास के पत्ते मानव मूत्र में पूछा जाता है, सिरका विनेगार रस में, जठर रस तो आप जानते ही हैं, ये तो नॉर्मल है आपका। फिर उसके बाद ये वाला आपका इसमें आ जाएंगे तो जैव वसा में पूछा जा सकता है आपका बैटरी का पानी, तेजाब, ये आपका क्या है पेय पदार्थ में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी पर हम लोग थोड़ा सा ये रखेंगे, इस पे फोकस करेंगे। आपका मधुमक्खी हो जाएगा, सांप बिच्छू मधुमक्खी, और पीला मधुमक्खी यानी बिरनी बताया अभी, और ये आपका नेटल पौधा जो बताए थे स्पर्शदंशी है, स्पर्श करने पे ही ज्वलन शुरू हो जाता है। ऐसे वाले पौधा का एक और प्रकार है जिसका नाम है कुकवत। कुकवत भी आपका देखिए इधर के भाषा में बोलते हैं हम लोग कुकवत। कुकवत वाला में भी यही पाया जाता है और ये क्या करता है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या है, मतलब ये जो आपका जलन के साथ उत्पन्न कर देता है। ऐसा लगता है कि हमें इस बार बार इसे खुजली खुजलीपन उत्पन्न कर देता है, ऐसा है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना हो गया कंप्लीट, अम्ल वाला हिस्सा को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को लवण पढ़ना है और इसके कुछ प्रमुख यौगिक पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण, तो लवण में हम लोग जाने थे अभी कि जब अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है आपका? लवण और जल बनाता है। जब आपका अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो आपका बनेगा क्या? लवण, और साथ ही साथ आपका क्या बनता है? जल बनता है। लवण और जल बनता है। अब इसी में हम लोग जानेंगे, आगे देखेंगे, इसमें ये जानना हम लोगों को कि लवण कितने टाइप के होते हैं। तो लवण जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्षारीय, सॉरी उदासीन कर देते हैं यहाँ पे, उदासीन लवण। और तीसरे को हम लोग कर देते हैं आपका क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। अब यहाँ देखो, ये जो है लवण की जो नेचर है आपका 3 लिखा हुआ है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इसका मतलब है क्या? तो इसमें हम लोग ऐसा देखे जानते हैं कि लवण जो बनता है अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से लवण बनता है। यदि ऐसा हो कि लवण ना सॉरी इसमें देखेंगे अधिक क्या हो कि अम्ल ना ज्यादा पावरफुल रहे और क्षार ना उसकी तुलना में कम पावरफुल रहे। अम्ल क्या हो, ज्यादा हाई कैपेबिलिटी वाला या उच्च सामर्थ्य क्षमता वाला रहे,
और आपका क्षार जो है निम्न सामर्थ्य क्षमता वाला रहेगा, तो इससे क्या होगा कि ये ना प्रभावी हो जाएगा इसके ऊपर। ये अम्ल जो है किसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा? क्षार के ऊपर। तो जो लवण बनेगा ना, उसमें जो मात्रा होगी वो अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, और इसके कारण वो क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण मतलब ये हो जाएगा कि वैसा लवण बन रहा है जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग अम्लीय लवण। उदासीन लवण क्या होगा? दोनों स्ट्रांग रहे, परबल अम्ल परबल क्षार, यानी दोनों ताकतवर है, ये भी ताकतवर है और ये भी ताकतवर है, तो दोनों के बीच का जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या आएगा? मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा ना, मतलब ये जीत रहा है ना ये जीत रहा है, दोनों का कैपेसिटी लगभग बराबर है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो टाई हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है आपका, इसमें क्या हो जाता है? जी उदासीन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उदासीन का मतलब ये होता है कि ये आपका क्या है ना, इसमें आपका एसिडिक है और ना ही बेसिक है, कोई नेचर दोनों में से कोई एक नेचर उपस्थित नहीं है। तो ये कब बनता है? जब इसमें हम दोनों ताकतवर को, यानी दोनों परबल अम्ल और परबल क्षार वाले को आपस में क्या कर दें? रिएक्ट करा दें, तो उससे जो लवण बनेगा उदासीन होगा। और तीसरा आपका क्षारीय लवण। क्षारीय में अभी समझे, अम्लीय में अम्ल की पावर ज्यादा होगी, उसी तरह आपका क्षारीय में जो होगा वो किसकी पावर ज्यादा होगी? क्षार की पावर ज्यादा हो जाएगी। यानी वो क्षार वाला जो है आपका, वो ना ताकतवर रहेगा, वो डोमिनेट कर देगा किसको? आपको अम्ल को। तो तीनों का हम पहले डिफिनेशन जान जाते हैं, तीनों का डिफिनेशन सहित हम उसका एग्जाम्पल लेंगे कि कौन अम्लीय लवण है कौन क्षारीय, एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखेंगे। तो पहला हम लोग आते हैं, इसी टॉपिक में हम लोग आते हैं पहला अम्लीय लवण पे। अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण का डिफिनेशन होगा जब परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार तथा दुर्बल दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो अम्लीय लवण बनाता है, तो अम्लीय लवण बनाता है। इसका कोडिंग क्या करेंगे? यदि कोडिंग समझना रहे तो परबल अम्ल प्लस, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है अम्लीय लवण बनने का क्या शर्त है, तो परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, ये आपका आपस में अभिक्रिया रिएक्ट करेगा, तो उससे जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? अम्लीय लवण। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको बोल सकते हैं हम लोग परबल अम्ल। अब उसमें बताए थे, आपको याद है तो, अमोनिया को बताए थे हम लोग कमजोर एसिड, तो अमोनियम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रा अमोनिया हाइड्रोक्साइड है। अब ये ना आपस में देखिए यहाँ पर, ये ये आपस में मिलके ये क्या करेगा? ये आपस में मिलके बनाएगा NH4Cl, ये आपस में मिलके बनाएगा आपका NH4Cl, और साथ ही साथ आपका बनाएगा जल। तो ये जो NH4Cl है उसमें ना परबल क्षार वाला Cl आया हुआ है, ये वाला, तो ये ना क्या कर देता है इसको ना, ये आपका कर देता है इस वाले वैल्यू को, ये वाले को कर देता है अम्लीय, ज्यादा अम्लीय कर देता है। तो जब ज्यादा अम्लीय कर देता है तो इसके कारण आपका क्या हो जाता है? इसके कारण ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो ये लवण जो होगा वो कौन सा लवण होगा? अम्लीय लवण होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए, अम्लीय लवण कौन सा लवण होगा? जिसमें परबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण बनाता है। परबल क्षार दुर्बल, परबल अम्ल दुर्बल क्षार, परबल अम्ल अम्ल वाला डोमिनेट कर देता है इसमें गुण, तो इसीलिए लवण का गुण जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो क्लियर हो गया अम्लीय। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं उदासीन, आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट है हम लोगों के पास उदासीन लवण, नेक्स्ट है आपका हम लोगों के पास उदासीन लवण। तो जो उदासीन लवण है ये क्या है? ये बनता है, अभी बताए थे, जब दोनों ताकतवर रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे भी हम लोग सेम जो आपके कैपेसिटी या सेम ताकत वाले लोगों को भिड़ा दे तो आपस में, तो उसका रिजल्ट टाई आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका
उदासीन लवण में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब परबल अम्ल, जब परबल अम्ल परबल क्षार से, परबल अम्ल परबल क्षार से अभिक्रिया करता है, क्षार से अभिक्रिया करता है, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब ये आपका क्या है परबल, ये आपका दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, ये आपका क्या है, दुर्बल क्षार है। ये ना आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, आपका NH4Cl बना लेगा और साथ ही साथ आपका H2O बना लेगा। NH4Cl जो होगा ये कैसा लवण हो जाएगा, आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। कैसा लवण होगा आपका, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, ये हो जाएगा आपका अम्लीय लवण। क्लियर हो गया इस बात को, याद रखें एग्जाम्पल में आ जाता है कि कौन सा आपका अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण के तौर पे हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अम्लीय लवण के बाद आते हैं हम लोग उदासीन लवण पे। उदासीन लवण, उदासीन लवण, देखिए उदासीन लवण जो है वो क्या है, ये ना बनता है, उदासीन कब हो जाता है, जब दो ताकतवर आपस में मिलते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता है तो उसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूट्रल टाई अप। जैसे बोलते हैं दो अच्छे अच्छे टीम आपस में मतलब मैच खेलते हैं और बराबर का खेल प्रदर्शन करते हैं, तो बीच में ना मैच टाई हो जाता है आपका। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि दोनों उतना ही पावरफुल आपस में भी क्रिया करते हैं, जितना अम्ल पावरफुल है, जितना क्षार पावरफुल है, वो दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो रिजल्ट के रूप में आपका क्या वैसा वाला लवण तैयार करेगा जिसमें ना अम्लीय गुण रहेगा ज्यादा और ना ही क्षारीय गुण रहेगा। तो ना अम्लीय और ना ही ज्यादा क्षारीय गुण रखेगा, तो डिफिनेशन इसका होगा कि वैसा लवण, जब यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, जब परबल अम्ल तथा परबल क्षार, जब परबल अम्ल तथा परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उदासीन लवण बनाते हैं, तो उदासीन लवण बनाते हैं, तो उदासीन लवण बनाते हैं। अब परबल अम्ल उदासीन लवण का कोडिंग क्या हो जाएगा, ऐसे समझेंगे तो उदासीन लवण जो बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रबल अम्ल, और ये बनेगा आपका प्रबल क्षार से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, HCl प्लस NaOH, यहाँ पर आपका HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, मजबूत। प्रबल का मतलब मजबूत समझो, अपने भाषा में मजबूत समझेंगे हम इसको। आपस में भी क्रिया करेगा तो NaCl के पास और आपका HOH के साथ अभिक्रिया करके जल बनाएगा, तो NaCl जो होगा, ये जो लवण बना वो किस तरह का लवण बना, उदासीन लवण बना। किस तरह का लवण बना आपका, उदासीन लवण। एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा आपसे कि कौन आपका अम्लीय लवण, कौन क्षारीय लवण है और कौन उदासीन लवण है। तो उदासीन लवण आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये आपका उदासीन लवण आपका क्लियर हो गया, जिसमें परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, आपका उदासीन लवण बनाएगा। नेक्स्ट आएंगे आगे, उदासीन लवण के बाद अगला है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, तो देखिए क्षारीय लवण में आते हैं हम लोग। क्षारीय लवण में कौन डोमिनेट कर जाएगा, क्षारीय। जैसे ही जिसका नाम आए लवण में वो प्रबल होगा, यानी इसमें एक बात क्लियर हो गया कि क्षार होगा प्रबल और अम्ल होगा दुर्बल। प्रबल क्षारीय लवण बोलेगा तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा, जब प्रबल क्षार, जब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बना लेता है, आपका क्षारीय लवण बना लेता है, क्षारीय लवण बनाता है, क्षारीय लवण बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, यहाँ पर पहले कोडिंग कर देते हैं इसका। क्षारीय जो लवण होगा
वो कैसे बनेगा? परबल क्षार से दुर्बल अम्ल का मिलन होगा तब। परबल क्षार से दुर्बल अम्ल का मिलन होगा। जो जिसके नाम के पहले लग जाए वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ऐसे समझो कि क्षारीय लवण है तो इसमें क्षार वाला ज्यादा ताकतवर होगा, अम्लीय है तो आपका परबल आपका अम्लीय लवण था तो अम्ल ज्यादा ताकतवर था। ऐसे ही देखो हम लोग, ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे इसी में हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं इसका, क्षारीय लवण का। क्षारीय लवण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय लवण का एग्जाम्पल में आपका क्या है? इसमें आपका लेंगे हम दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन है? H है C2H3, और यहाँ पर है आपका O2। ये है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। परबल क्षार कौन है हमारे पास? NaOH। NaOH ये परबल क्षार है। प्रबल क्षार है, ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो रिजल्ट के रूप में क्या बनाएगा? Na, यहाँ पर C2H3O2, और साथ में बनेगा आपका H और OH। इसका वाला OH और इसका वाला H आपस में अभिक्रिया करके NOH, बाकी N सॉरी H2O और Na, और ये आपस में अभिक्रिया करके ये बनाएगा। ये किस अम्ल का? ये क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय लवण। लवण वाला पार्ट हो गया यहाँ तक क्लियर, समझ गया? हमें कौन से क्या क्या याद रखना? सबका ऑब्जेक्टिव फैक्ट याद रखना कि कौन आपका उदासीन लवण है, कौन क्षारीय लवण है, और कौन अम्लीय लवण है। इस सारी फैक्ट को हम याद रखेंगे। इसके बाद ये वाला पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है अब जो पढ़ना हम लोग को प्रमुख यौगिक। जो इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ प्रमुख यौगिक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं कुछ प्रमुख यौगिक। कुछ प्रमुख यौगिक, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। कुछ प्रमुख यौगिक, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जिसमें से पहला हमें जानकारी जो लेना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका लेना है हमें जानकारी? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको हम लोग बोलेंगे, इसका सूत्र जब होगा वो होगा आपका NaOH, और ये ना रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका नाम है? NaOH का। ये NaOH है, इसका ना ये रासायनिक नाम है। ऊपर लिख देते हैं हम रासायनिक नाम। NaOH का रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लेकिन इसका व्यापारिक नाम जो होता है वो आपका हो जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये आपका हो जाता है व्यापारिक नाम। इसका ना व्यापारिक नाम ये हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें ये जानना होगा कि ये बनता कैसे है, हम इंडस्ट्री में इसको बनाते कैसे हैं। तो हम इसका ना रिएक्शन जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे विधि। तो इसके विधि का नाम पॉइंट लगा देते हैं हम। इसका नाम है रिएक्शन का क्लोर क्षार अभिक्रिया। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए किस अभिक्रिया से ना कास्टिक सोडा या NaOH का हम निर्माण कर लेते हैं, किस अभिक्रिया से कर लेते हैं। तो अभिक्रिया का नाम क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखो इसके बारे में जान लेते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग, वो भी आपका समझ आइए एज ए सील से बनता है वो। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये बनता है आपका नमक से। तो जब NaCl का जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पे आपका जमा हो जाता है क्लोरीन, और कैथोड पे जमा हो जाता है आपका सोडियम, और कैथोड पे ही उसके जस्ट नीचे आपका जो हिस्सा है वहां पे विलयन के रूप में जमा हो जाता है NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्लोर क्षार अभिक्रिया का डिफिनेशन फिर से सुन लेंगे हम लोग, जान लेंगे। इसका डिफिनेशन ये होगा कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन जमा होता है, कैथोड पर सोडियम जमा होता है, और कैथोड के जस्ट निचले वाले हिस्से में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर हम कि जब NaCl के
जलीय विलयन में, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर, तो एनोड पर क्लोरीन, जबकि कैथोड पर, जबकि कैथोड पर सोडियम, एवं कैथोड के निचले वाले हिस्से में, एवं कैथोड के निचले वाले हिस्से में, निचले वाले हिस्से में NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा बनता है, कास्टिक सोडा बनता है, कास्टिक सोडा बनता है। जान गए डिफिनेशन क्या है क्लोर क्षार अभिक्रिया का? डिफिनेशन पूछा जाएगा तो हम क्या याद रखेंगे? जब नमक का जलीय विलयन में, देखो करंट हमेशा जलीय विलयन में ही प्रवाहित करेंगे, आपका ठोस में करेंगे तो विखंडित नहीं होगा। तो जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन, जबकि कैथोड पर सोडियम, एवं कैथोड के निचले वाले हिस्से में NaOH कास्टिक सोडा बनता है। यह है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखो इसको हम लोग बाई चित्र समझेंगे, ये चित्र के जरिए हम लोग समझेंगे इसका। ये है हमारा सेल, जिसको अब घटनी सेल बोल सकते हैं हम लोग। अब घटनी सेल, अब घटनी सेल वैसा सेल को बोला जाता है जिसमें पदार्थ को वियोजित किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अब घटनी सेल। और यहाँ पर आपका सेल का दो हिस्सा होता है जो हम लोग जानते हैं। एक आपका कहलाता है कैथोड वाला हिस्सा, कैथोड। एक वाला हिस्सा कहलाता है एनोड वाला हिस्सा। एनोड वाला हिस्सा जो होता है पॉजिटिव होता है, और कैथोड वाला जो हिस्सा होता है निगेटिव चार्ज वाला होता है। जब हम जलीय विलयन में, यहाँ पर जलीय विलयन आपका किसका लेते हैं? NaCl का, NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, और इसमें हम ना करंट ऐड करते हैं। यहाँ से ऐड किए हम लोग करंट, करंट ऐड करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा का काम क्या होता है? विद्युत धारा क्या करता है? इसके अंतर्गत जो प्लस माइनस आयन अलग अलग उपस्थित है, यानी सोडियम आपका क्या होता है? प्लस चार्ज का, माइनस आपका क्लोरीन वाला होता है। तो ये दोनों आपस में क्या, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है? प्लस वाला ना माइनस की तरफ आकर्षित होता है। ये वाला जो आपका प्लस सोडियम है वो जमा होगा कहाँ पे? कैथोड पे, यहाँ पे जाके जमा होगा। और ये वाला आपका क्लोरीन जो है वो कहाँ पे? माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, क्योंकि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाला जाएगा आपका प्लस वाले के साथ। तो ये आपका विपरीत आवेश में जाता है, यानी प्लस वाला मेल, माइनस वाला फीमेल, तो मेल जाएगा फीमेल के पास, फीमेल है तो मेल के पास, ये आपका हो जाएगा ये। और यहीं पे जमा होता है, उसी के साथ यहाँ पे आपका जमा हो जाता है NaOH का विलयन, जिसको हम बाहर ट्यूब के जरिए, टेस्ट ट्यूब, सॉरी परख नली के जरिए, टेस्ट ट्यूब नहीं बोलेंगे, विसर्ग नली बोलते हैं हम लोग। कांच की नली होती है एक, उसको बोलते हैं विसर्ग नली। तो विसर्ग नली के जरिए हम लोग क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यही हमारा मिल जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या मिल जाता है हमें? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। साथ ही साथ दो और पदार्थ मिलते हैं, यहाँ दो पदार्थ NaOH मिल गया, फिर आपका हाइड्रोजन गैस भी मिल गया यहाँ पर, और आपका क्लोरीन भी मिलता है। ये जब NaOH बनता है ना ये आपका, तो ये आपका क्या हो जाता है? आपका हाइड्रोजन गैस भी जमा करता है। क्या जमा करता है? हाइड्रोजन गैस। तो हमें गैस के रूप में भी मिलता है, ये गैस भी मिलता है हमें। तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में याद रखना है NaOH मिल गया। अब NaOH के बारे में जानते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये जानकारी बहुत जरूरी है हमें। यानी कास्टिक सोडा, या फिर बोल सकता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उपयोग, यानी कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है? NaOH का उपयोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो पहला देखो, एक एक करके हम जानेंगे। पहला इसका उपयोग जो होता है ना, वो धातु का ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। अब जैसे धातु के ऊपर आपका जो चमकदार सतह, ये जो आपका है वो लग जा, मतलब बन जाता है, परत बन जाता है। तो उस परत को हटाने के लिए हम लोग इसका कास्टिक सोडा को उसके ऊपर डाल देते हैं। तो परत जो ऊपरी सतह है वो क्या हो जाता है? आपका हट जाता है। तो धातु के ग्रीस के परत को हटाने के लिए, धातु के ग्रीस के परत को
हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा इसका इस्तेमाल होता है मिट्टी कांच उद्योग में, यानी जो हम लोग कांच बनाते हैं, शीशा बनाते हैं, तो उसमें ना इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? मिट्टी कांच उद्योग में। इसमें मिट्टी कांच उद्योग में, यानी आपका मिट्टी वाला कांच जो होता है, सिलिका वाला जो कांच हम लोग बनाते हैं, उस कांच में किसका इस्तेमाल हो जाता है आपका? किसका होता है? इसका सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का। तीसरा इससे बनता है कागज। कागज का जो लुगदी तैयार होता है, जो कागज आप हम लोग देखते हैं, वो वाला कागज का जो लुगदी तैयार होता है, तो इसी से बनता है। कागज उद्योग में कर सकते हैं, कागज उद्योग में। फिर इसका इस्तेमाल आपका हो जाता है साबुन और अपमार्जक बनाने में। इससे बनाया जाता है जितने भी प्रकार के आप देखे होंगे, जो आपका एक साबुन आता है जो कपड़ा साफ करने वाला, पहले ऐसे आता था डॉक्टर फाइटर जाइटर ऐसा नाम से, आपका बड़ा और मोटा जैसा देखते होंगे, ब्राउन कलर का रहता है भूरा, तो वो ना सोडा रहता है। कौन सा सोडा रहता है? कास्टिक सोडा रहता है, तो उससे वो बनता है। तो चौथा पॉइंट हम क्या लगाएंगे? साबुन या अपमार्जक। अपमार्जक पहले वाला जो अपमार्जक था वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अभी वाला अपमार्जक जो बन रहा है उसमें ना आपका बेंजीन वाला सल्फोनिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल वाला बनता है, जो पहले वाला थोड़ा अलग था। तो साबुन एवं अपमार्जक बनाने, अपमार्जक समझ रहे हैं? डिटर्जेंट पाउडर को ही अपमार्जक बोला जाता है। डिटर्जेंट पाउडर को क्या बोला जाता है? अपमार्जक। डिटर्जेंट पाउडर मतलब इधर की भाषा में सर्फ बोलते हैं। देखते देखे होंगे इन लोग का नाम जो नामकरण हुआ है, वो कैसे होता था कि जो चीजें पहले मार्केट में आया उसी के नाम पे उसको जाना जाता था। जैसे मोटर बाइक को हम लोग पहले हीरो होंडा बोलते थे, क्योंकि हम लोग ये हीरो होंडा जो था, वो जो आपका दोनों मिलके आपका हीरो जो है आपका दूसरी कंपनी, दूसरे देश की कंपनी, होंडा अपने देश की कंपनी, दोनों आपस में मिलके एक मर्ज करके एक कंपनी बना, तो उसके नाम पे हम लोग मोटर बाइक को सिर्फ और सिर्फ हीरो होंडा के नाम से जानते थे, होंडा बोलते थे। उसी तरह जब डिटर्जेंट पाउडर में आया ना, तो सर्फ नाम का एक आपका समझ आए कि कंपनी ने डिटर्जेंट पाउडर बनाया, तो बाद में ना सब उसका नाम सर्फ सर्फ कर दिया, तो उसके नाम से सर्फ एक्सेल भी आता है। तो ये आपका वैसे ही यहाँ पे अपमार्जक। नेक्स्ट, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एंटा एसिड भी है, बढ़ती अम्लता को भी कम करेगा। तो इसलिए ये क्या है? इसका उपयोग कहाँ पे होगा? औषधि उद्योग में। कहाँ पे हो सकता है? औषधि में। औषधि में यानी दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। और कैसी टाइप की दवा? जो अम्लता का उपचार करता है, या फिर एसिडिटी, हमारे शरीर में उत्पन्न एसिडिटी का उपचार करता है, वैसे वाले के लिए आपका औषधि में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग ना कृत्रिम फाइबर बनाने में होता है। फाइबर समझते हैं हम लोग, जो फाइबर आपके आसपास जो पॉलीमर के रूप में या फिर बहुलक के रूप में हमें मिलता है, वो फाइबर की बात कर रहे हैं। तो छठा पॉइंट इसका हो जाएगा कृत्रिम फाइबर बनाने में। क्या हो जाएगा आपका? कृत्रिम फाइबर बनाने में। कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ ही लैब में ना इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसका इस्तेमाल लैब में भी करते हैं, प्रयोगशाला में भी करते हैं, तो अभिकर्मक के तौर पे। तो अगला पॉइंट यही हो जाएगा, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में क्या हो जाएगा? अभिकर्मक। अभिकर्मक किसको बोलते हैं? एजेंट। जो अभिक्रिया जिसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, अभिक्रिया करने के लिए जो 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 चीजें जरूरी होती है, उसी को बोलते हैं अभिकर्मक। तो पहला वाला जो हम लोग पहला यौगिक पढ़ रहे थे, वो यौगिक को हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसी के साथ हम देखे थे कि दो यौगिक और आया था। एक आया था आपका हाइड्रोजन और दूसरा आया था आपका क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ना हम यूजेज जान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जान लेंगे और साथ में हम जान लेंगे किसका? क्लोरीन का उपयोग जान लेंगे। क्लोरीन का उपयोग, हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ईंधन में, उत्तम ईंधन के रूप में। उत्तम ईंधन और ये सब ईंधन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? रॉकेट में। रॉकेट में। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो होता है मार्गीन बनाने में होता है। मार्गीन।
मार्गिन क्या बोलते हैं इसको? मार्गिन, इसका उपयोग अगला जो होगा मार्गिन बनाने में। मार्गिन बनाने में, मार्गिन समझते हैं, यहाँ पे भी भाषा आ जाता है, सॉरी किताबी भाषा में ऐसे आपका मार्गिन लिखा रहता है। तो मार्गिन जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डालडा, इधर की भाषा में बोलते हैं डालडा। क्या बोलते हैं? डालडा। ये वनस्पति तेलों का आपका मिलाने से जो उसका ठोस अवयव तैयार करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसी पदार्थ को छनने के लिए करते हैं, तलने के लिए करते हैं, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे मार्गिन। मार्गिन बनाने में ये होता है आपका डालडा क्या है अभी के रूप में यदि जाने तो ये चाहिए, वो हाइड्रोजन आयोडाइड को डालडा बोलते हैं। तो ये मार्गिन बनाने में। तीसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? प्रसाधन वाले, जितने भी आपके प्रसाधन वाले चीजें, प्रसाधन किसको बोलते हैं? त्वचा की सफाई करने वाले चीजों को प्रसाधन बोलते हैं। तो प्रसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, प्रसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यानी ये डायरेक्ट हाइड्रोजन भाग नहीं लेता, मतलब उससे यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं HCl। HCl से वो सारी चीजें बनते हैं आपके, तो ये हो जाएगा प्रसाधन के रूप में। क्लोरीन, क्लोरीन जो है इससे बनता है आपका क्या? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या हो जाता है? जैसे वो पानी की सफाई करता है, तो क्लोरीन क्या है आपका? तो पानी की सफाई कारक में, पानी की सफाई करण में, यानी जो पानी होता है उसको साफ करने का काम कौन करता है? ब्लीचिंग पाउडर करता है। ब्लीचिंग पाउडर से हम जेल वाला जो आपका समझदार उसमें जो उपस्थित ये जीवाणु वगैरह रहता है उसको ना काफी हद तक उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किससे? आपका ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट, स्विमिंग पूल में भी इसको डाला जाता है। स्विमिंग पूल में इसलिए डाला जाता है उसके पानी के जमाव के कारण वो पानी ज़्यादा गंदा ना हो जाए, इसके लिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग? स्विमिंग पूल में। कहाँ पे करते हैं? स्विमिंग पूल में। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका इस्तेमाल ना हम लोग बनाते हैं, इससे आपका बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो कीटनाशक और खरपतवार नाशक होता है, वैसा पदार्थ को हम लोग बनाते हैं। कीटनाशक यानी जो आपका कीट का नाशन करता है, खरपतवार नाशक यानी जो उसका नाशक करता है। जैसे इसमें बनता है आपका BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग, ये खरपतवार नाशक होता है आपका। तो BHC, इसी तरह होता है DDC, ये सब आपका DDT, DDC नहीं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो क्लोरीन रहता है। DDT क्या है? कीटनाशक है। BHC, उसी तरह आगे इसका काम कहाँ पे होता है? विरंजन में। विरंजन कहने का मतलब ये विरंजन ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जब आता है क्लोरीन, तो ये क्या करता है? विरंजन का काम करता है, विरंजन का उपयोग, विरंजन के रूप में उपयोग आता है। विरंजन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। विरंजन का मतलब ये होता है कि किसी का रंग हटाना, रंग हटाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विरंजन। दाग धब्बे वगैरह हटाया जाता है, तो दाग धब्बे हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों पार्ट हो गया आपका क्लियर। हाइड्रोजन में हम लोग जानेंगे इसका उत्तम ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, रॉकेट वगैरह में किया जाता है प्रणोदक के रूप में। दूसरा मार्गिन बनाने में, मार्गिन को हम लोग दिए इन इधर की भाषा में डालडा या HI बोलते हैं। तीसरा आपका प्रसाधन के रूप में, प्रसाधन यानी त्वचा की सफाई करने वाले अभिकर्मक जो होते हैं उसके रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? पानी के सफाईकरण में, यानी जो पानी होता है वो गंदा डर्टी वगैरह दिख रहा है तो उसके सफाईकरण में। दूसरा स्विमिंग पूल में डालते हैं इसको हम लोग, पानी गंदा ना हो जाए इससे बचने के लिए। तीसरा BHC और DDT जैसे कीटनाशक और खरपतवार नाशक पदार्थ जो हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर चौथा आपका विरंजन के रूप में उपयोग होता है। विरंजन कहने का मतलब इसमें आपका ये हो जाएगा कि कोई पदार्थ का रंग उड़ाना होता है या फिर कोई ये चीजें करना होता है, तो इसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हो गया आपका इतना क्लियर, ये पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अगला यौगिक आएगा हमारा धोने वाला सोडा, सॉरी खाने वाला सोडा। पहले हम बनाते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा नाम है इसका। इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होता है NaHCO3। NaHCO3 ये आपका खाने वाला सोडा का है। इसको बोलते हैं रासायनिक नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट।
कार्बोनेट, या फिर इसी का दूसरा नाम चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बोला जाता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बोला जाता है। तो ये हो गया आपका इतना ये। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि बनता कैसे है। तो देखिए, खाने वाला सोडा जो है वो आपका ये जो बनता है वो बनता है आपका नमक से। जब हम नमक की अभिक्रिया फिर साल्ट की अभिक्रिया ना जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ कराते हैं, तो दो चीजें हमें मिलता है। एक तो खाने वाला सोडा मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें मिलता है NH4Cl, जिसको बोलते हैं नौसादर। अमोनियम क्लोराइड हमें मिलता है, उसी का व्यापारिक नाम क्या होता है, नौसादर होता है। तो हम ये जानेंगे आगे। यहाँ पर ये हो जाएगा कि पहले इसका हम डिफिनेशन सॉरी निर्माण प्रक्रिया जान लेते हैं। खाने वाला सोडा का निर्माण, ऐसे टॉपिक बनाएंगे। निर्माण, ये बनता कैसे है। तो ये बनता कैसे है, इसका ये बनता है आपका जब NaCl की अभिक्रिया अभिक्रिया जल यानी H2O तथा अमोनिया NH3 के साथ कराते हैं, तो खाने वाला सोडा एवं अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड बनता है। दो चीज बनेगा जब नमक की अभिक्रिया किसके साथ, नमक जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और इधर अमोनिया, चार टर्म को आपस में मिला देंगे, चारों यौगिक को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा दो यौगिक। एक खाने वाला सोडा बनेगा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, या फिर इसी का नाम बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बनेगा। और दूसरा आपका क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर बोलते हैं। तो हम इसका रिएक्शन लिखेंगे कि बनता कैसे है। तो ये बनता है आपका NaCl, नमक की अभिक्रिया जल के साथ, और इसमें रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और साथ ही साथ रहेगा अमोनिया गैस। ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे। कौन कौन है, ये है नमक NaCl, ये है आपका जल, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब आपस में अभिक्रिया करके बना रहा है क्या, एक बनेगा आपका NaHCO3, और साथ में आपका बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा NH4Cl। NH4Cl यहाँ पर, यहाँ देखिए कैसे बना है आपका, ये वाला NH3 वाला और इसका H ले लिए और ये वाला Cl को ले लिए, तो NH4 और Cl, बाकी बच गया Na, और यहाँ पर बच गया आपका एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, और यहाँ पर CO2 और CO, ये आपस में मिलके ऐसे ऐसे बना है आपका। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका पहले जैसे NH4Cl बना, तो NH3 था, ये ना इसका वाला H ले लिया एक H, तो ये बना लिया NH4, और साथ में ये वाला Cl को वापस ले लिया, तो ये बन गया NH4Cl, और बाकी बच गया Na ना किसके साथ, Na रहा, एक H इसके साथ यहाँ बचा हुआ था, H रहा, CO2 पहले से था, ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हुआ, तो क्या बन गया CO3, इससे बन गया आपका NaOH, इसी को बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा बन गया। अब खाने वाला सोडा का उपयोग जान लेते हैं कहाँ पे होता है। पहले इसको आप ना ये उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे खाने वाला सोडा को। यहाँ पे अगला चलते हैं हम लोग, खाने वाला सोडा का उपयोग। खाने वाला सोडा का उपयोग, पहला उपयोग यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, खाने वाला सोडा नाम है तो खाने में ही होगा। तो कोई ना खस्ता पदार्थ, खस्ता हम लोग समझते हैं जो थोड़ा सा एकदम टफ वाला रहता है, आपका मुलायम उतना नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं खस्ता। तो खस्ता पदार्थ बनाने में, खस्ता खाद्य पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। खस्ता खाद्य पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है, बनाने में उपयोग होता है। यानी कोई चीज आपका खस्ता बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग ना ये सोडा, खाने वाला सोडा डाल देंगे तो खस्ता बन जाता है। दूसरा आपका इसका इस्तेमाल होगा, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है अग्निशमन में।
अग्निशमन से ना देखिए आपका आग बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसमें सोडा भरते हैं ना, तो वो बाहर करता है कौन सा, जब हम खाने वाला सोडा को हम लोग अग्निशमन वाले में डाल देते हैं ना, तो CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो इसी कारण इसका इस्तेमाल अगला होता है अग्निशमन। अग्निशमन शामक यंत्र कर देते हैं, शामक यंत्र बना, यंत्र में, यानी जो अग्निशमन वाला जो यंत्र है वहां पे इसका इस्तेमाल कर देता है, किसका, खाने वाला सोडा का। तीसरा इससे बनता है बेकिंग पाउडर। तीसरा इससे क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, सोडा। देखो खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है तो बेकिंग सोडा भी बोला जाता है इसका नाम। तो ये ना बेकिंग सोडा को ना हम इमली वाला पानी जो होता है ना उसमें मिला देते हैं, तो बन जाता है आपका क्या, मध्यम अभिक्रिया करके ये बना लेता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है आपका, बेकिंग पाउडर बनता है आपका, इसको बोल सकते हैं तीसरा में कि बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा में हम लोग क्या डाल देंगे, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये डाल देते हैं आपका बेकिंग सोडा में। तो ये आपका टार्टरिक अम्ल के साथ आपस में अभिक्रिया करके मंद गति से क्या बना लेता है, बेकिंग पाउडर। जिसका इस्तेमाल, इस वाले बेकिंग पाउडर का जो इस्तेमाल हो जाता है, स्टार लगा देते हैं इसी में, इसका इस्तेमाल ना हम लोग फूले हुए स्पंजी चीजों को बनाने में करते हैं, यानी स्पंज बनाने में, स्पंज बनाने में। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, डबल रोटी या ब्रेड, डबल रोटी या ब्रेड बनाने में। उसके अलावा यदि कोई ऐसी चीज वैसे प्रकार का ग्रेन है जो फूल नहीं रहा है बनाने के दौरान, तो उसके ना ग्रेन को फुलाने में, यानी ग्रेन जो होता है, ग्रेन की रोटी वगैरह जब बनाते हैं मल्टी ग्रेन वगैरह का, तो फूलता नहीं जल्दी, तो उसमें हम ना ये सोडा मिला देते हैं। तो मल्टी ग्रेन आटा का भी जो आपका रोटी है वो फूलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, मल्टी ग्रेन आटा की रोटी फुलाने के लिए, फुलाने के लिए हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं, फुलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक। इसी से आपका क्या बनता है, पाचक तत्व भी बनाते हैं हम लोग, इनो वाला जो फॉर्मेट है ना इसी पे बनाते हैं, टार्टरिक अम्ल को, साथ ही साथ टमाटर वाले एसिड को, और फिर अन्य सारे एसिड को, साइट्रिक एसिड को, ये सबको मिला के जब हम बनाते हैं तो पाचक रस के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं वो इनो का। तो मल्टीग्रेन आटा का हो गया। चौथा इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है, इसका इस्तेमाल हो जाता है आपका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। यदि किसी को एसिडिटी वगैरह उत्पन्न हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सोडा का, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम जाएगी। तो चौथा पॉइंट आपका क्या होगा, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को किसमें, दूर करने में किसका इस्तेमाल होगा, खाने वाला सोडा का होगा। तो खाने वाला सोडा को हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लियर, आप नोट कर लीजिए इसको। फिर से जान लेते हैं, खस्ता खाद्य पदार्थ बनाने में अग्निशामक यंत्र में बताया कि अग्निशामक यंत्र में होता है क्या, CO2 निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस CO2 से क्या बुझाया जाता है, आग को। हम लोग जानते हैं आग लगाने का काम ऑक्सीजन का होता है, बुझाने का काम CO2 का है। लगने वाला पदार्थ हमेशा हाइड्रोजन गैस रहता है, तो ये आपका CO2 से हम लोग बुझाते हैं। आग बुझाने का देखिए तरीका में ये होता है, एक सवाल आता है हम लोगों से कि यदि हम आग बुझाने में ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आग जल्दी बुझ जाएगा, या गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आग जल्दी बुझ जाएगा। ठंडा पानी का करेंगे तो जल्दी बुझेगा, या फिर गर्म पानी का करेंगे तो जल्दी बुझेगा। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि गर्म पानी को हम लोग करेंगे तो जल्दी बुझेगा। हम लोगों को ये लग रहा है कि ठंडा पानी डालेंगे तो जल्दी बुझेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो ठंडा पानी है वो क्या है, आपका हीट बनने या वेपर बनने में टाइम लेता है, यानी वो ठंडा पहले गर्म होगा और आग के साथ वो वेपर बनेगा, तो वेपर बनने में टाइम लगेगा। लेकिन गर्म पानी को डालेंगे ना तो तुरंत वेपर बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अग्नि वाला जो आपका प्रज्वलन ताप है ना उसको घटा देगा तुरंत, कौन, गर्म पानी। ठंडा पानी को टाइम लगेगा, इसलिए गर्म पानी से हम लोग जल्दी पानी को बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट, दूर करने में, यहाँ पर हो गया क्लियर, खाने वाला सोडा हम लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं धोने वाला सोडा पे। अब अगला जो पार्ट आएगा आपका, धोने वाला सोडा।
धोने वाला सोडा, ये वाला पे आते हैं हम लोग। धोने वाला सोडा, देखिए धोने वाला सोडा आपका क्या है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम ये याद रखेंगे, ये है, ये सूत्र है इसका। धोने वाला सोडा का सूत्र है Na2CO3 और 10H2O सोडियम कार्बोनेट, और साथ में इसका 10 डेका हाइड्रेट। 10 को ना हम लोग डेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेका। तो डेका हाइड्रेट, ये आपका क्या है इसका, ये इसका ना केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। ये क्या है आपका, रासायनिक नाम है। यदि बोला जाए कि धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो सिर्फ सिर्फ कितना मतलब ना सिर्फ नाम ले लेता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ जल का क्रिस्टलीकरण भी यहाँ पे आएगा। कुछ ऐसे रसायन है जो हमेशा जल का क्रिस्टलीकरण से बनता है। जैसे आपका नाम सुनते होंगे नीला कशिश, जिसको नीला तूतिया या नीला थोथा भी कहा जाता है। तो सब ना पांच आपका जल के साथ, क्रिस्टलीय जल के साथ अपना सूत्र रखता है। तो उसी तरह यहाँ पे याद रखेंगे धोने वाला सोडा का जो पूरा नाम होगा ना, रासायनिक नाम, Na2CO3 10H2O। ये आपका 10 क्या है, 10H2O जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल, ये क्या होता है ना कि कोई यौगिक ऐसा होता है ना जो जल का अवशोषण करता है, और जितनी क्रिस्टल में ना जल का अवशोषण करता है ना, वही आपका क्या उसके साथ सूत्र में जुड़ जाता है। जैसे देखे होंगे आपका नमक वाला, नमक जो है आपका वो क्या करता है, बरसात के दिनों में आप देखे होंगे कि नमक के ऊपरी वाला जो आपका प्लास्टिक का थैला है उसके ऊपर ना पानी का क्रिस्टल जमा हो जाता है। उसका कारण क्या है कि नमक में जो उपस्थित MgCl2 है ना, वो यौगिक क्या करता है, पानी को खींचता है वायुमंडल से, और वो थोड़ा थोड़ा कण के रूप में जमा कर लेता है कहाँ पे। इसलिए बरसात के दिनों में देखेंगे नमक पसीजता है, वो इसलिए चूंकि वायुमंडल में जल का कण है, और ये क्या करता है उस जल के कण को आकर्षित कर लेता है, यानी अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका बनता है आपका रासायनिक, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आगे बढ़ेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी बनता कैसे है, निर्माण में आ जाएंगे हम लोग। निर्माण में, तो इसका निर्माण जो होगा ये बनेगा कैसे, इसकी जानकारी ले लेते हैं। निर्माण में तो ये बनता है खाने वाले सोडा को गर्म करने से। खाने वाला, जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो तो ये बन जाता है आपका क्या, धोने वाला सोडा बनता है। तो धोने वाला सोडा का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बस इसका यही याद रखना हम लोगों को, जब खाने वाले सोडा को हम गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, धोने वाला सोडा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पर आ जाता है आपका, ये हो जाएगा निर्माण में इसका, ये हो जाएगा कि NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका NaCO3 और साथ में आपका 10H2O, ये बन जाएगा। हीट कर देंगे तब, गर्म कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा का कास्टिक सॉरी धोने वाला सोडा बन जाएगा। क्लियर हो गया, निर्माण क्या हो जाएगा, जब खाने वाला सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, धोने वाला सोडा का निर्माण हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़े, इसको अपना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अब धोने वाला सोडा का उपयोग, धोने वाला सोडा का उपयोग, पहला उपयोग इसका यहाँ पर होगा कांच उद्योग में, जो कांच वाले इंडस्ट्री वगैरह होता है वहां पे होगा कांच उद्योग में। इसका भी इस्तेमाल, जो आपका धोने वाला सोडा है ना, इसका इस्तेमाल भी आपका किस में हो जाता है, इसका इस्तेमाल भी आपका कागज उद्योग में होता है। कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल भी होता है, तो कागज उद्योग में कर सकते हैं। तीसरा, धोने वाला सोडा का तीसरा जो है ना, वो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। जल में ना खारापन या कठोरपन होता है, उसको ना ये दूर करता है। तो तीसरा पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, अस्थायी कठोरता को दूर करने में, दूर करने में। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम, जल का अस्थायी कठोरता क्या है
और अस्थाई कठोरता क्या है। तो देखिए जल जो होता है ना, यहाँ पे टॉपिक ये बना रहे हैं हम। जल जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कठोर जल, एक को हम लोग बोलते हैं मृदु जल। एक को बोलते हैं हम लोग कठोर जल, एक को बोलते हैं मृदु जल। कठोर जल और दूसरा क्या कहलाता है आपका, मृदु जल। कठोर जल वो जल होता है जिसमें खनिज लवण वगैरह पाए जाते हैं, और ये खनिज लवण जो है जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने के रूप में भी करते हैं, अन्य कामों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है कठोर जल। जल कौन होता है, वैसा जल जो हम लोग कार्बोनेटेड वाटर इसको बोलते हैं, जिसमें ना हम कार्बोनेट मिला के जल बनाए, वैसे वाले को बोलते हैं मृदु जल। मृदु जल के रूप में कौन कौन आ जाता है, पीने वाले जितने भी ये जल सॉफ्ट ड्रिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, ये सब जो आपका थम्स अप वगैरह जो भी है, तो इसका इस्तेमाल जब करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, मृदु जल। ऐसे हमें सुनने से लग रहा है मृदु जल मतलब अच्छा वाला मधुर जल, तो मधुर जल जो हम लोग वो नहीं पीते, हम लोग पीते हैं तो कठोर जल है। लेकिन कठोर जल भी ना दो प्रकार का होता है। कठोर जल जो है आपका, वो भी कितना है आपका, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कठोर जल होता है आपका यहाँ पर। जल के अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को दूर करते हैं, लेकिन अस्थाई कठोरता के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कठोर जल यहाँ पर हो जाएगा आपका। कठोर जल दो टाइप का होगा, एक को बोलते हैं अस्थाई कठोरता, और एक को बोलते हैं हम लोग अस्थाई कठोरता, एक को बोलते हैं हम लोग अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता। तो देखिए अस्थाई कठोरता कैसे बनेगा, अस्थाई कठोरता क्या होगा जल में, जल में ना कुछ यौगिक ऐसे उपस्थित हो जाएंगे जो उसको ना परमानेंट कठोर यौगिक बना देता है, तो उसके रूप में हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब क्या, उसमें कुछ ऐसे खनिज लवण आ गए हैं जो स्थायी रूप से उसमें उपस्थित रहेंगे, और उसको हम लोग हटाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, तो वैसे वाले को बोलते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता में कौन कौन आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, और साथ में सल्फेट और क्लोराइड आयन, ये सब यदि आयन साथ साथ में आएंगे तो वो क्या बनाएगा, स्थायी कठोरता। जैसे CaCO3 रह गया जल में, तो क्या बन जाएगा, वो जल अस्थाई कठोर कहलाएगा। MgSO4 रह गया जल में, तो वो क्या कहलाएगा, अस्थाई कठोर। MgCl2 रह गया तो क्या बना लेगा आपका, अस्थाई कठोरता। तो ये अस्थाई कठोरता क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट आयन, प्रमुख रूप से है ये कार्बोनेट और सल्फेट आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम का याद रखेंगे, दो ही धातु जो है कठोरता प्रदान करेगा, एक है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम, और इसी का कौन कौन आयन, कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड आयन, ये तीनों आपस में, ये जो यौगिक उपस्थित रह गया यदि हमारे पास जल में, तो ये जो जल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अस्थाई कठोर वाला जल, अस्थाई कठोरता का। अस्थाई कठोरता का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अस्थाई कठोरता में क्या है, सेम रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन तो रहेंगे, लेकिन ये आयन रहेंगे बाई कार्बोनेट वाला, HCO3 वाला कह सकता है, HSO4 वाला, ये रहेगा बाई कार्बोनेट और बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट, और फिर रहेगा यह बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, ये वो दोनों वाला रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कठोर जल में ये क्या कहलाएगा आपका, अ, ये आपका कहलाएगा स्थायी कठोरता वाला, और ये कहलाएगा आपका अस्थाई कठोरता। क्लियर हो गया आप। जल दो प्रकार के, मृदु और कठोर। ऐसे इसमें हम लोग खारा पानी वाला लाते हैं, तो खारा वाला वो आपका कठोर वाले में आ जाएंगे। तो दो प्रकार के हो, मृदु जल में बता दिए सॉफ्ट ड्रिंक होता है, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, ये सब वाले जो ड्रिंक है वो क्या है आपका मृदु जल है। और कठोर जल, कठोर जल में दो प्रकार का कठोरता होता है, एक अस्थाई, यानी ये रहेगा तो बहुत आपका समझ आए कि दूर करने के लिए, इन सभी को हटाने के लिए ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत पड़ेगी। अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए थोड़ा कम पड़ता है, इसको हम गर्म भी कर लेते हैं ना जल को, तो अस्थाई कठोरता हट जाता है। इसीलिए कहा जाता है गर्म, आपका जल जो पीना चाहिए हमें गर्म करके, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लवण है जो स्थायी कठोर बना देते हैं उसको, और कुछ ऐसे लवण है जो अस्थाई कठोर, तो जैसे ही हम गर्म करते हैं तो अस्थाई कठोरता तो हट ही जाता है लगभग। तो इससे जल की शुद्धिकरण में जल जो है थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हो जाता है पहले की तुलना में, इसीलिए गर्म पानी को ठंडा करके बाद में पीने की सलाह दी जाती है आपको। तो ये हो गया कठोर जल, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में हो जाएगा आपका। चौथा इसका, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे इधर तीन लिख दिए, चौथा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। चौथा इसका ना, ये धोने वाला सोडा का जो उपयोग होता है वो, ये भी अभिकर्मक के रूप में हो जाता है, अभिकर्मक के रूप में। और साथ ही साथ आपका
ये हो जाएगा आपका औषधि के रूप में, पांचवा यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं औषधि के रूप में। चलिए, धोने वाला सोडा को हम लोगों ने कर लिया क्लियर क्लियर। ये वाला पॉइंट हो गया खत्म। अब हमारे पास दो यौगिक बचा हुआ है। एक का नाम है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं पॉप। ये दोनों के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। अस्थाई कठोरता, ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा यहाँ से कि कौन वाले यौगिक बनाएगा अस्थाई कठोर और कौन वाला यौगिक बनाएगा अस्थाई कठोर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। अब हमारे पास अगला यौगिक है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये है आपका, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, इसका सूत्र रसायन आपका जो है CaOCl2 ऐसे लिखा रहता है। CaOCl2, इसको ना दो फॉर्मेट से लिख सकते हैं हम। CaOCl2 है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है CaOCl और इंटू Cl। ये आपका ओरिजिनल ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेट है, और इसका जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड OCl और Cl, यदि इसी का फॉर्मेट ऐसे रहेगा ना, CaClO और Cl ऐसे यदि बने, इससे CaOCl2 बने, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। इसका नाम में यहाँ पे हो जाता है आपका हाइपो, ये नाम में ना आपका हो जाता है ऑक्सी। तो हम लोग ओरिजिनल ये याद रखेंगे कि CaOCl2 है इस फॉर्मेट में आपका, और ये है CaOCl इंटू Cl, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का यदि नाम कोई पूछ ले, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग इधर की भाषा में हम लोग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका इधर कंप्लीट। आगे चलते हैं इसमें। इसका बनने का तरीका, निर्माण, यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण। विरंजक चूर्ण का निर्माण, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण में आएंगे हम लोग। तो इसका निर्माण जब होता है ना, इसका निर्माण का डिफिनेशन सुन जान लेंगे हम लोग कि जब बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो बन जाता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, जब बुझे हुए चूने पर, यहाँ पर जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है आपका, तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है। अब ये बुझा हुआ चूना क्या है, देखिए, एक होता है कली चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब रिएक्शन कर लिया वो जल के साथ, और वो आपका क्या है, H2O वाला यौगिक बन गया है, तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। देखिए, कली चूना का सूत्र बोलेगा तो CaO होता है, कली चूना है ये। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है आपका CaOH2, CaOH का 2 टाइम्स। जब इस पे ना हम लोग किसके, इसका अभिक्रिया कलोर क्षार विधि द्वारा, ये जो क्लोरीन आया ना कलोर क्षार विधि द्वारा आता है, तो कलोर क्षार विधि द्वारा क्लोरीन के साथ जब हम इसको प्रवाहित कर देंगे ना, तो ये आपस में मिलकर अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CaOCl N2 बना लेगा Cl। तो इसे ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विरंजक चूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, विरंजक चूर्ण। क्लियर हो गया। जब बुझे हुए चूने पे क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। और विरंजक चूर्ण आपका CaOH, ये बुझा हुआ चूना है, इसको ऐसे समझ लो, बुझा हुआ चूना, और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका। अब इसका ना उपयोग पढ़ेंगे, इसको आप ना नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट को। आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम जानते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है ना, फर्स्ट पॉइंट इसका हम लोग जानेंगे। विरंजक चूर्ण के उपयोग में फर्स्ट ये हो जाता है कि इसका उपयोग पानी की सफाईकरण में होता है। पानी की सफाईकरण में, सफाई
करण में, सफाईकरण यहाँ ऐसे लगा देते हैं हम लोग, सफाईकरण में इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो पानी के ऊपरी सतह जो आपका गंदा डर्टी वगैरह दिखता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और वो पानी क्या है हमें शुद्ध रूप से मिल जाता है। उसमें उपस्थित जो जीवाणु वगैरह होता है उसका भी निम्नीकरण हो जाता है, जिसके कारण ये बनता है। पानी के सफाईकरण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विरंजक चूर्ण का। दूसरा, फूलों का रंग उड़ाना। फूलों का रंग उड़ाना या कपड़ों का रंग उड़ाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण का। फूलों का रंग उड़ाने में, या फिर बोल सकते हो हम लोग फूलों के रंग उड़ाने में, इतना लगाते ही है तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कपड़ों के विरंजन में। कपड़ों के विरंजन में, कपड़ा का देखें होगा, कुछ कुछ ऐसे कपड़े हमें मिलते हैं जो आपका क्या है, जिनका कुछ रंग जो है कुछ वाले हिस्सों में अलग दिखता है, कुछ वाले हिस्सों में अलग दिखता है, जैसे जीन्स वाले। तो जीन्स जितने भी है जिसमें बीच में आपका व्हाइट कलर दिख रहा है, बाद वाले जो आपके ब्लू कलर दिख रहे हैं, तो व्हाइट वाला कलर को क्या किया गया, वहाँ पे विरंजन किया गया है। और कपड़े का दाग धब्बा हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो कपड़ों के विरंजन में हो गया। चौथा, कपड़ों का दाग धब्बा हटाने के लिए, कपड़ों के दाग धब्बा हटाने के लिए, दाग धब्बा हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल हो जाता है आपका घाव को रोगाणु रहित करने में। घाव को रोगाणु रहित करने में इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपका अगला, घाव को रोगाणु रहित। यदि कोई घाव वगैरह आपका हो गया है हमारे शरीर के अंतर्गत, जीवाणु वहाँ पे आपका इंटेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, जीवाणु का संक्रमण दर बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए, उससे हटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोगाणु रहित बनने के लिए घाव को रोगाणु रहित करने में किसका इस्तेमाल होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग, इतना काफी है। ये विरंजक चूर्ण के उपयोग में हम लोग जान गए, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, इसका नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं हम लोग पॉप। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम इसको पॉप बोलते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ना, वो बनता है किससे, जिप्सम से। किससे बनता है आपका, जिप्सम से। जिप्सम आपका एक सीमेंट बनाने वाला, समझ जाइए प्रमुख कच्चा माल, वही है आपका जिप्सम। उससे बनता है हम लोग का पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट 1824 ईस्वी में आपका पोर्टलैंड वाला जो सीमेंट है वो बनना शुरू हुआ था, जो 1924 के बाद काफ़ी सक्रिय हो गया। तो ये आपका जिप्सम से बनता है। तो जब ना हम जिप्सम को 120 डिग्री सी पे गर्म कर देते हैं, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आप जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ये क्या है आपका, जिप्सम है। ये क्या है आपका, जिप्सम। और जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे ना 120 डिग्री सी पे, यानी 393, इधर हो जाएगा आपका 393 केल्विन इतना। तो जब केल्विन में चेंज करेंगे तब, जब गर्म करेंगे ना, तो ये बनता क्या है, CaSO4 आपका हो जाएगा आपका 1/2H2O। इसका ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा वो याद रख लेंगे आप, CaSO4 × 1/2H2O होता है। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, आधा को ना हम लोग, आधा वाले को केमिस्ट्री में ना हेमी पढ़ते हैं, वन वाले को ना मोनो पढ़ते हैं, दो वाले को ना डाई पढ़ते हैं, हाफ को क्या पढ़ते हैं, हेमी पढ़ते हैं। हेमी आपका हाफ कहलाता है, हाफ को क्या पढ़ेंगे, हेमी। ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट। तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये आपका हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ना कभी कभी इसका सूत्र ना देखिए ध्यान से, ये वाला ना दो को आगे लिख के ले देता है, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, ऐसे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी सूत्र है इसका, लेकिन ये सुचारू रूप सक्रिय सूत्र नहीं है। सक्रिय सूत्र हमारा क्या है, यही है। लेकिन कभी कभी ये भी लिखा रहेगा तो इस पे भी फोकस करेंगे, ये भी सही ही होगा। तो का प्लास्टर ऑफ पेरिस जान के कैसे बनेगा, यानी आप जब हम इसको गर्म कर देंगे तब बनेगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है, जब जिप्सम को, जिप्सम को 120 डिग्री 120 डिग्री
सी पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब जिप्सम को हम गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। नेक्स्ट, अब इसका हम जान लेते हैं उपयोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आगे जानते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पॉप का उपयोग कहाँ पे होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इसका इस्तेमाल जो होता है ना, शल्य चिकित्सा में होता है। कहाँ पे होगा आपका? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का समझते हैं, हड्डी वाले में। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होना, किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, तो हम एक पट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर ना चूना के रूप में हम लोग क्या डालते हैं? पॉप डालते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जो हमारा पट्टी हाथ में जो बंधा हुआ पट्टी को इधर इधर लेके घूमते हैं हाथ टूटने पे, वो पट्टी किसका बना रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल दूसरा वहां पे होता है जहाँ पे सजावटी होता है, सजावटी वस्तुओं का निर्माण करने में। जैसे मकान वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो आगे में हम लोग ना कुछ पौवा वगैरह टाइप का कुछ डालते हैं, जो आपका क्या रहता है? वो सजावटी होता है। तो सजावटी वस्तुओं में इसका इस्तेमाल हो जाता है। सजावटी वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सजावटी वस्तुएं बनाने में, जिसके मकान के ऊपर जो आपका होता है, मकान, मकान के ऊपरी हिस्से का पौआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ऊपरी हिस्से के पौआ, पौआ जो होता है आपका गोल गोल देखते होंगे वो वाला। फिर तीसरा इसका इस्तेमाल होता है खिलौने बनाने में। तीसरा इसका इस्तेमाल जो होता है आपका कहाँ पे होता है? खिलौना बनाने में। खिलौना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चौथा उपयोग इसका जो होता है मूर्ति बनाने में। हम लोग देखिए, एक कच्ची मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं। जैसे कोई पूजा वगैरह आता है तो कच्ची मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, वैसे ही आप एक पक्की मिट्टी का बनाते हैं। जो पक्की मिट्टी का मूर्ति होता है ऑलरेडी यही मूर्ति है। कौन सा है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूर्ति बनाने, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, यानी बोल सकते हो पक्के वाले, पक्के मिट्टी के मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में। ये आपका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पार्ट हो गया कंप्लीट। और ये पार्ट कंप्लीट होने के साथ ही साथ ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। यानी ये चैप्टर में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, और ये चैप्टर का आपका लास्ट पॉइंट था, उसे हमने खत्म कर लिया। और ये हो गया आपका पार्ट आपका खत्म।